हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। First question here is the 25th meeting of South Asian Telecommunication Regulator Council, that is CETRAC 25, was held from 11th to 13th November 2024 in Dash। तो आपकी जो 25th एडिशन था, 25th मीटिंग जो थी आपकी साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल की, ये कहाँ पे हुई थी? इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 11th to 13th नवंबर इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब जो मीटिंग थी ऑर्गेनाइज किसने की थी? एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी ने, दैट इज एपीटी ने, एंड इट इज होस्टेड बाय दी इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज TRAI द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अब यहाँ पे TRAI के बारे में बात करते हैं। इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1997। नाउ तो अभी हमने पढ़ा 25th एडिशन आपका हुआ था सेट्रैक का। सेट्रैक है क्या? ये साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल है, जिसकी शुरुआत 1997 में की गई थी, एंड इट वाज अ इनिशिएटिव बाय द एपीटी, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इनका ये आपका एक इनिशिएटिव था जिसे बनाया गया था 1997 में। इसका काम क्या है कि जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज के जो इश्यूज आपके होते हैं रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी, इस पे डिस्कशन करना, इसका सोल्यूशन निकालना, ये इसका काम रहता है। ठीक है, अब इसके कितने मेंबर्स हैं? टोटल 9 मेंबर्स करंटली इसके हैं सेट्रैक के। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये इसके मेंबर्स हैं। करंट चेयर कौन है इसका? तो इट इज अनिल कुमार लाहोटी, जो करंट चेयरमैन है आपके TRAI के। एंड वाइस चेयरमैन कौन है सेट्रैक का? इट इज मेजर जनरल हाफिजुर रहमान, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के। क्लियर है? नाउ अब कुछ की पॉइंट्स जो आपके 25th एडिशन से रिलेटेड हैं। जैसा इसका थीम क्या था? 25th मीटिंग जो हुई थी, इसका थीम आपका था एक्सेलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट, यहाँ पे इस मीटिंग में जो 9 हेड्स हैं रेगुलेटर्स, हेड ऑफ रेगुलेटर्स या आपके हेड ऑफ डेलीगेशन, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिनको आप जो बेसिकली इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका इन कंट्रीज का नाम आप कैसे याद रख सकते हो? MBBS इन पेन से। M stands for Maldives, then B for Bangladesh, B for Bhutan, then श्रीलंका, IN से आपका इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड नेपाल। तो इससे आप MBBS इन पेन से याद कर सकते हैं जो सेट्रैक की आपके 9 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि इस मीटिंग में जो TRAI के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी, इनको इलेक्ट किया गया था चेयरमैन सेट्रैक का, एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मोहम्मद मोहिदून अहमद, जो आपके चेयर हैं बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस मीटिंग में रिव्यू किया गया था प्रोग्रेस ऑफ एग्जीक्यूशन किसका? सेट्रैक एक्शन प्लान फेज 9 का, कि इसमें क्या क्या आपके यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है, which is reported by the chairs of CETRAC working groups. नेक्स्ट है, यहाँ पे रिव्यू की गई थी एक्टिविटीज और बजट इम्प्लीमेंटेशन CETRAC एक्शन प्लान का फॉर द ईयर 2025। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने यहाँ पे बताया था, हाईलाइट किया था इंडिया के अचीवमेंट इन अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, that is India is having a 1.2 billion telephones and 970 million internet subscriber right now, and इन्होंने मेंशन किया है इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है, इट इज अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। एंड लास्टर्स, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था दैट कि जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 20% हो जाएगी बाय द 2026-2027। ओके, now next up question है, RBI has recently introduced a framework to allow FPI, foreign portfolio investor, to convert their investments to the foreign direct investments if the entity breaches the prescribed limit.
अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो आपकी 10% है एफपीआई की, अगर वो बढ़ती है, वो 10% से ज़्यादा होती है, इन दैट केस आपका जो एफपीआई है या तो उसको रिक्लासिफाई करना होगा किसमें, एफडीआई में, या फिर उसको अपने जो स्टॉक्स हैं वो डाइवर्स्ट करने होंगे। तो इसके ऊपर ही एक फ्रेमवर्क लाया गया है आरबीआई द्वारा। अब इस फ्रेमवर्क में जाने से पहले एक चीज़ पहले देख लेते हैं कि जो एफपीआई है और एफडीआई क्या है। एफपीआई दोनों में ही, एफपीआई और एफडीआई दोनों में ही जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन कंपनीज में। एफपीआई जो है ये आपका स्टॉक्स या आपके बॉन्ड्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, वेयरएस एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि इसके नाम में है मेंशन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये करता है। ठीक है, तो दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, इंडियन कंपनीज में हो रहा है। एक में स्टॉक्स के या बॉन्ड्स के फॉर्म में हो रहा है, दूसरे में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो इसे लॉन्ग टर्म बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, वेयरएस जो आपका एफपीआई है इसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिखा तो ये अपने स्टॉक्स बेच देगा और अपना प्रॉफिट कमा लेगा, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है। दूसरा वाला आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या है कि जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है, जो 10% है अभी, इन्होंने बोला है अगर 10% से ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टर जो है वो अगर इन्वेस्ट करता है, इन दैट केस या तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर ले। जैसे कोई एक्स कंपनी है, इस एक्स कंपनी के पहले 10% इन्होंने जो है अपने स्टॉक्स लिए हुए थे किसी कंपनी में, ठीक है। एक्स वाई जेड इन्वेस्टर है जिसने एक्स कंपनी में 10% के आपके स्टॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी इच्छा हुई कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसे 14% कर लेता हूँ। इन दैट केस आरबीआई ने इनको मौका दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि आप जो है एफडीआई में कन्वर्ट कर लो अपने आप को, ठीक है। तो इन दैट केस आप 14% के स्टॉक्स अपने पास होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आप क्या करो 10% ही बनाए रखो, एफपीआई ही रहो, और अपने 4% के जो आपने स्टॉक्स लिए हैं उसको डाइवेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो रिक्लासिफिकेशन होगा, दैट मीन्स अगर XYZ इन्वेस्टर चाहता है ये 14% ही रखे अपने स्टॉक्स और ये कन्वर्ट हो जाए आपका एफडीआई में, इन दैट केस यहाँ पे ये प्रोसेस करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। जो रिक्लासिफिकेशन है इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ट्रेडिंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड्स कॉजिंग द ब्रीच। ये क्लियर हुआ। आई होप ये सारा चीज समझ आया होगा आपको। इसके अलावा जो एक और चीज नोट करने वाली है वो क्या है कि जो रिक्लासिफिकेशन है वो कौन सी जगहों पे आपका अलाउड नहीं है, ये परमिटेड नहीं है आपका ऐसी जगहों पे जहाँ पे एफडीआई पे खुद रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे गैम्बलिंग एंड बेटिंग में, रियल इस्टेट बिजनेस में, निधि कंपनीज में। तो इन जगहों पे ये रिक्लासिफिकेशन टू एफडीआई ये अलाउड नहीं होगा। क्लियर है। तो क्या क्या चीजें नोट करनी है, प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है, दूसरा कितने दिन में यहाँ पे जो है आपका रिक्लासिफिकेशन होगा, तीसरा क्या है कि कौन कौन सी जगह रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, The Union Minister JP Nadda has launched the scheme for strengthening the medical device industry with the allocation budget of rupees dash crore। तो recently JP नड्डा जी ने एक स्कीम लॉन्च की है फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, और कितना एलोकेशन इसके लिए दिया गया है, तो 500 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, जिसके अंदर आपकी 5 सब स्कीम आती हैं, विच इज कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इसके लिए आपका 180 करोड़ रुपीस दिया गया है, एंड जो कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर है इसके लिए 110 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इसके लिए 100 करोड़। मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज सपोर्ट सिस्टम, इसके लिए अगेन 100 करोड़ का आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है लोकेशन। देन लास्ट इज मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम, इसके लिए आपका 10 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। फाइन। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ये ओकेजन था जहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई थी, इस ओकेजन पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुप्रिया पटेल, जिनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की, इन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है इसकी करंट वैल्यू जो है आपकी 14 बिलियन यूएस डॉलर की है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक ये बढ़ के आपकी 30 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। ओके।
Our next question है, in November 2024, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the National Micro, Small and Medium Enterprises, that is MSME Cluster Outreach Program, which was jointly organized by the Department of Financial Services and Dash. तो recently जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉन्ग विद द सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका दिल्ली में हुआ था, जिसका मेन एम क्या है कि इजी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ MSMEs। नाउ सिडबी की बात करेंगे। सिडबी के करंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं मनोज मित्तल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2 अप्रैल 1990। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 6 आपके नए सिडबी के ब्रांचेस ओपन किए हैं कर्नाटका में। ठीक है, 6 ब्रांच आपके कर्नाटका में ओपन की गई हैं नई, जो कहाँ पे लोकेटेड आपकी तुमाकुरु, रेचूर, शिवमोगा, कलाबुरागी, बेंगलुरु और विजयपुरा में। नेक्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने टारगेट सेट किया है आपके स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स और NBFCs के लिए कि ये प्रोवाइड करेंगे एडिशनल MSME क्रेडिट ऑफ 1.54 करोड़ इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड जो बैंक्स और NBFCs हैं, दे शुड एम एट टोटल क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 5.75 लाख करोड़ रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। 6.21 लाख करोड़ आपका 2025-26 के लिए और 7 लाख करोड़ आपका रहेगा फॉर 2026-2027 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सिडबी ने इस ओकेजन पे MOU साइन किया था आपका पिनैया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ सपोर्ट करने के लिए MSMEs को थ्रू देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड फैसिलिटी एंड नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 4 नई ब्रांचेस आपकी जो है 4 नारी शक्ति ब्रांचेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, ये भी इन्होंने लॉन्च की थी। कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में, चेन्नई, जयपुर, विशाखापट्टनम में। एंड इन्होंने लर्निंग सेंटर जो आपका है कैनरा बैंक का, ये भी ओपन किया है बेंगलुरु कर्नाटका में। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप। इसी के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे सैंक्शन लेटर्स टू 11 MSMEs कस्टमर्स ऑफ सिडबी। ठीक है, नेक्स्ट है 2 सैंक्शन लेटर्स MSME कस्टमर्स के ऑफ अ नारी शक्ति ब्रांचेस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसी के साथ इन्होंने हैंड ओवर किया था सैंक्शन लेटर टू दी 5 बोरोवर्स ऑफ कैनरा बैंक अंडर योर तरुण प्लस कैटेगरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्होंने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है जो अनाउंसमेंट की गई थी यूनियन बजट 2024-25 में, विच इज टू इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रॉम ₹10 lakh to 20 lakh। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, the RBI has imposed monetary penalty of ₹59.20 lakh on which bank for non-compliance with a certain direction on interest rate on deposits and customer service in bank। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 59.20 लाख की ऑन दी साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, कौन से बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है? साउथ इंडियन बैंक पे, क्योंकि इस बैंक ने पेनलाइज किया है कुछ कस्टमर्स को फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस बट विदाउट प्रॉपर नोटिफिकेशन और रॉन्गली मार्क दी लेंस ऑन सर्टेन NRE सेविंग अकाउंट। इस वजह से ये पेनल्टी इम्पोज की गई है। नाउ RBI की बात करें तो गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांता दास जी। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1935 में एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI has extended the deadline to implement the cassette swap mechanism for money replenishment in ATMs to dash। तो RBI ने रिसेंटली एक्सटेंड की है डेडलाइन इंप्लीमेंट करने के लिए कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को फॉर मनी रिप्लेनिशमेंट इन दी ATMs, और ये कब तक एक्सटेंड की गई है? 31 मार्च 2025 तक। अब इसे समझते हैं ये है क्या। ठीक है, नॉर्मली या आपने कभी भी सुना होगा ऐसे कि आप ATM में गए और आपने सुना कि भाई अभी ATM में पैसे डल रहे हैं, सुना होगा कई बार। तो देखो मैक्सिमम जगह तो अब ये कैसेट स्वैप मैकेनिज्म आने लगा है, बट कुछ जगहों पे अभी ये नहीं है, जिसकी वजह से डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। अब कैसेट स्वैप मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं पहले। देखो,
जैसे ये आपका एटीएम है, इस एटीएम में आपके कुछ बॉक्सेस लगते हैं जिसमें आपका पैसा स्टोर होता है। आप इसे ऐसा समझो, आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर की ट्रे होती है जिसमें आप जो है पेपर डालते हो। ऐसे ही एटीएम में भी एक बॉक्स होता है, जैसे ट्रे होती है आपकी, वैसे ही एक बॉक्स होता है, उसमें पैसे डाले जाते हैं, उसको क्लोज करके एटीएम के अंदर फिट किया जाता है, उसे हम कैसेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से जब आप एटीएम के थ्रू अपना अमाउंट डालते हो वो ट्रांजेक्शन आती है, वो पैसा आता है। ठीक है, तो ये कैसेट से आता है। जैसे प्रिंटर में, प्रिंटर जो है ट्रे से आपका पेपर लेता है और आपको प्रिंट करके देता है, राइट। ऐसे ही एटीएम में होता है ना। तो इसे हम बोलते हैं कैसेट। तो एक जैसे आपका ये कैसेट है, इसमें अमाउंट आपका फिल कर दिया जाता है और इसको एटीएम में फिट करके पैसा हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई ने बोला है कि अब हम चाहते हैं कि जो कैसेट है ये लॉकेबल हो और मैनुअली पैसे ना डालकर आपके बैंक की जो ब्रांच है उसी से पैसा भर के इन कैसेट्स को लॉक करके एटीएम में फिट करने जाया जाए, और जो पुरानी कैसेट्स होंगी उनको रिप्लेस करके खाली वाली वापस ले आए और भरी वाली वहां फिट करके आ जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म आपका करने के लिए, ताकि आपके सिक्योरिटी थोड़ा और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पे डेडलाइन इसकी एक्सटेंड कर दी है कि हमें ये हर जगह इम्प्लीमेंट करना है। तो 31 मार्च 2025 तक का इसका डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले भी बहुत बार ये एक्सटेंड हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हर एटीएम में, ठीक है, ईच एटीएम विल रिक्वायर 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स, 1 सेट इन द एटीएम, 1 इन द ट्रांजिट एंड अनदर एट द ब्रांच और अ कैश इन ट्रांजिट कंपनी। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और टोटल कॉस्ट जो है इन कैसेट्स की, ये आपकी होती है 15,000 से 20,000 के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। सो रिसेंटली जो कर्नाटका बैंक है, इस बैंक ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? इनका नाम है KBL पीक एंड KBL जीनियस। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कर्नाटका बैंक की। इसके करंट CEO एंड MD है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मंगलुरु कर्नाटका में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1924 में, एंड इट्स टैगलाइन इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अब बात करेंगे दोनों प्रोडक्ट्स की। पहला प्रोडक्ट है KBL पीक एजुकेशन लोन, जिसमें आपको KBL पीक में बेसिकली एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जा सकता है 2 करोड़ तक का, अप टू 2 करोड़। तो ये याद रखना है, लिमिट पूछी जा सकती है, 2 करोड़ तक की यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है फॉर ट्यूशन, एकोमोडेशन, ट्रैवल, बुक्स, ऐसे बच्चों को जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडिया या अब्रॉड, दोनों में से कोई भी जगह। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे प्री एडमिशन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड किया जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए एडमिशन प्रोसेस को। थर्ड पॉइंट है इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों के लिए अंडर द क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। थर्ड इज स्पेशल कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा फीमेल्स को। बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़ा कम होएगा एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहेगा, डिपेंड, और ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग पे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि KBL जीनियस जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, विच इज अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट। इसमें भी 2 वेरिएंट है, एक आपका है KBL जीनियस सिग्नेचर, दूसरा है KBL जीनियस एडवांटेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लो मिनिमम बैलेंस। ये ऑफर करेगा फ्लेक्सिबिलिटी विद अ मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट। साथ में ही आपको फ्री साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च अ ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज डन बाय दी पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके करंट MD एंड CEO कौन है? स्वरूप कुमार शाह, और ये इस पोजीशन पे आने से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे PNB के। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, आने से 24 जून 1908 को स्टैब्लिश किया गया था। नाउ कुछ की पॉइंट्स कि पहला इंडियन बैंक जिसने लॉन्च किया था ई-बैंक गारंटी, ये था आपका HDFC बैंक, 2022 में दिया गया। इसने 2022 में ये फैसिलिटी ऑफर की थी। नेक्स्ट है SBI ने कब किया था? 2023 में ई-बैंक गारंटी लॉन्च की थी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट फॉर अक्टूबर 2024 एस्टिमेटेड एट $1 billion विद अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ
19.08% फ्रॉम अक्टूबर 2023। सो अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट जो आपका एस्टिमेटेड है वो कितना है, इट इज 73.21 बिलियन यूएस डॉलर। आंसर आपका हो जाएगा 73.21 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब टोटल इंपोर्ट की अगर बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है, ये एस्टिमेट दिया गया है 83.33 बिलियन यूएस डॉलर का, एंड इसमें ग्रोथ आपकी है 7.77% की फ्रॉम अक्टूबर 2023। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट, ये आपका शो किया गया है 468.27 बिलियन यूएस डॉलर का विद अ ग्रोथ ऑफ 7.28%। क्यूमुलेटिव इंपोर्ट है 531.51 बिलियन यूएस डॉलर का, ये एस्टिमेशन दिया गया है, प्रोजेक्शन की गई है विद अ 7.05% ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की। तो अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो ड्यूरिंग अक्टूबर ये आपका 39.20 बिलियन यूएस डॉलर रहा है एज कंपेयर टू योर अक्टूबर 2023। एंड वहीं पे इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट आपका रहा है 66.34 बिलियन यूएस डॉलर, जो अक्टूबर 2023 में 63.86 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था। यहाँ पे आप इसके जो है ग्राफ के मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर 2024, ये कितना आपका प्रेडिक्ट किया गया है, इट वाज योर 252.28 बिलियन यूएस डॉलर। एंड नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट आपका था अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच में 416.93 बिलियन यूएस डॉलर, जो आपका 2023 में इसी दौरान 2023 में 394.18 बिलियन यूएस डॉलर का था। ठीक है, नाउ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो ये आपका अप्रैल से अक्टूबर के बीच में 164.65 बिलियन यूएस डॉलर था एज कंपेयर टू योर अप्रैल टू अक्टूबर 2023। नेक्स्ट इज नॉन पेट्रोल एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ये आपका अक्टूबर में कितना बताया गया है, इट इज 31.36 बिलियन यूएस डॉलर, जो अक्टूबर 2023 में 24.56 बिलियन यूएस डॉलर था। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट, अभी हमने एक्सपोर्ट की बात करी थी, अभी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं इन अक्टूबर 2024, ये आपका 39.21 बिलियन यूएस डॉलर था एज कंपेयर टू योर अक्टूबर 2023। यहाँ पे दोनों की आप जो है देख सकते हो 2023 का और 2024 का जो डेटा है आपका। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की, और ड्यूरेशन इसमें रहेगा आपका अप्रैल से अक्टूबर 2024 का। ठीक है, ये अभी हम कंपेयर करके देखेंगे। जैसे आपका एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट में 194.17 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका था अप्रैल से अक्टूबर 2024 में, वहीं 2023 में ये आपका डेटा था 178.28 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, यहीं पे इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो इंपोर्ट आपका 261.92 बिलियन यूएस डॉलर है, 2023 में ये आपका 248.57 बिलियन यूएस डॉलर था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस ट्रेड की। तो यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 तक की, ठीक है, तो ये आपका था, कितना था ये 34.02 बिलियन यूएस डॉलर, और अक्टूबर 2023 में ये डेटा आपका था 28.05 बिलियन यूएस डॉलर का। वहीं इंपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट में 2024 में 17 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है एज कंपेयर टू 2023, ये 2023 में आपका 13.46 बिलियन यूएस डॉलर था। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेटेड वैल्यू की अगर यहाँ पे बात की जा रही है इन ऑफ अ सर्विस एक्सपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर तक का, ये 215.98 बिलियन यूएस डॉलर था। देन अगर इंपोर्ट की बात करें सेम ड्यूरेशन के लिए तो ये आपका 114.57 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। देन सर्विस ट्रेड प्लस फॉर अप्रैल टू अक्टूबर, ये 101.41 बिलियन यूएस डॉलर आपका रहा था, और प्रीवियस ईयर ये आपका सेम ड्यूरेशन के लिए 89.64 बिलियन यूएस डॉलर रहा था अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच में। क्लियर है? अब कुछ और पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, जैसे कुछ आपके प्रोडक्ट्स जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है एज कंपेयर टू 2023 अक्टूबर 2023, तो ये है राइस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जूट मैन्युफैक्चरिंग,
देन आपका RMG ऑफ ऑल टेक्सटाइल, टोबैको, हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सेल, ये सब में हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पे कुछ आपके प्रोडक्ट्स से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जिसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, जैसे सिल्वर हो गया, पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कोल, कोक एंड ब्रिकविटिस। तो ये सारी चीज़ों में हमें नेगेटिव जो है ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये आपका प्रोजेक्ट किया गया है 12.51% ड्यूरिंग दी, मतलब इतनी ग्रोथ यहाँ पे आपकी बताई गई है, प्रोजेक्ट की गई है ड्यूरिंग दी अप्रैल टू अक्टूबर 2024 ओवर योर, अगर हम इसे कंपेयर करें 2023 से। क्लियर है? नाउ अब टॉप आपकी डेस्टिनेशन जहाँ पे हम मतलब टॉप डेस्टिनेशन आपकी जो रही है 2024 में, अक्टूबर, एज ऑफ अक्टूबर 2024 कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये है आपकी सिंगापुर, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 तक की, अगर ग्रोथ के टर्म में बात करें अक्टूबर 2024 तक की, तब तो ये आपकी 5 कंट्रीज हैं, सिंगापुर, UAE, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे अप्रैल से अक्टूबर तक की अगर ड्यूरेशन ले तो इसमें आपका टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं, नीदरलैंड, UAE, USA, सिंगापुर एंड UK। ओके, वहीं पे इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो एज ऑफ अक्टूबर 2024 इसमें शामिल हैं UAE, रशिया, ताइवान, पेरू एंड एंगोला। अप्रैल से अक्टूबर तक की बात करें तो इसमें UAE, चाइना, रशिया, ताइवान एंड एंगोला, ये आपकी कंट्रीज थी, टॉप 5 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2024। जो किसने रिलीज की है? फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नाउ आंसर यहाँ पे आपका है, इस लिस्ट को जो है टॉप किया है इलॉन मस्क ने, जो आपके CEO हैं टेस्ला, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज अ CEO ऑफ SpaceX। ठीक है, टेस्ला और SpaceX के ये CEO हैं। सेकेंड नंबर पे आपके थे जेनसेन हुआंग, जो CEO एंड फाउंडर हैं आपके निवेडिया के। सत्या नडेला थर्ड नंबर पे थे, CEO एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वॉरेन बफेट जो आपके चेयरमैन एंड CEO हैं बिगशेयर हैथवे के। एंड फिफ्थ नंबर पे थे जेमी डिमॉन, जो CEO एंड चेयरमैन हैं JP मॉर्गन के। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, 6 नंबर पे कौन था? टिम कुक, जो आपके एप्पल के CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग 7th नंबर पे, CEO ऑफ मेटा। ओपन AI के CEO सैम एल्टमैन एट दी 8th पोजीशन। 9th पोजीशन पे आपके हैं मैरी बेरा, जो CEO एंड चेयरमैन है जनरल मोटर्स के, एंड ये इकलौती फीमेल है जो टॉप 10 में जिनको फीचर किया गया है। ठीक है, 10th नंबर पे इंडियन ओरिजिन के आपके सुंदर पिचाई हैं, हु इज अ CEO ऑफ अल्फाबेट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस लिस्ट में 18 फीमेल CEOs एंड बिजनेस लीडर्स शामिल हुए थे, जिसमें से जूली स्वीट जो चेयर एंड CEO है एसेंचर की, एंड एमा वेल्मसेली जो CEO है UK बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज गैलेक्सो स्मिथ की लाइन, इसकी ये आपकी CEO है। इनकी पोजीशन थी आपकी 25th, वेयर एज जूली स्वीट की पोजीशन थी आपकी 23rd इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स, जो इस लिस्ट में शामिल हुए थे। टोटल 6 यहाँ पे आपके इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो इस लिस्ट में फीचर किए गए हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण जो 52nd पोजीशन पे थे, हु इज अ CEO ऑफ एडोब। देन नोएल मोहन जो आपके CEO हैं यूट्यूब के। विनोद खोसला वेंचर कैपिटलिस्ट, जिनकी 74th रैंक थी। देन तेरंग एमिन जो CEO है आपके मेकअप ब्रांड आइज लिप्स फेस के। ठीक है, जिनकी रैंक आपकी थी 94th। और 11th नंबर पे आपके हैं मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ठीक है, ये 6 पर्सन इंडियन ओरिजिन के इस लिस्ट में शामिल हुए थे। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसके करंट CEO कौन है? अनास्टेसिया नेरकोवोस काया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यूयॉर्क सिटी में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1929। यहाँ पे आप जो है लिस्ट देख सकते हो टॉप 15 मेंबर्स की। टॉप 15 जो यहाँ पे लोग शामिल हुए थे, जैसे फर्स्ट नंबर पे इलॉन मस्क, जेनसेन हुआंग, सत्या नडेला, वॉरेन बफेट, जेमी डिमॉन, इनके हमने अभी जो है नाम पढ़े थे। देन 11th नंबर पे हैं जेफ बेजोस, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके किसके? Amazon के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुकेश अंबानी जी, इनका पता है हमें रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। देन ब्रियान मोइनिहान जो आपके CEO हैं बैंक ऑफ अमेरिका के। ठीक है,
14 नंबर पे आपके हैं रिन जैंगफी, जो आपके फाउंडर हैं शेंजियान हुआई के, ठीक है, शेंजियान हुआई कंपनी के आपके फाउंडर हैं। नेक्स्ट आ जाता है 15 नंबर पे है सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप, जिनका नाम है जेने फ्रेसर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोहम्मद तैयब इकरम वॉज रिसेंटली इन नवंबर री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एट द 49th इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सेचुरेटरी कांग्रेस held in Muscat, Oman. Where is the headquarter of International Hockey Federation located? तो रिसेंटली मोहम्मद तैयब इकरम जो है इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इनका जो इनिशियल टर्म है वो आपका कब शुरू हुआ था, 2022 में शुरू हुआ था, जब इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, क्योंकि इंडिया के जो नरेंद्र बत्रा थे उन्होंने मिड टर्म रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, अब इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, तो ये आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। फाइन। अब एक और चीज कि जो मोहम्मद तैयब इकरम है इनका टेन्योर आपका कब तक रहेगा, तो 2032 तक रहेगा। और कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनको एक प्रेस्टिजियस टाइटल दिया गया है डेटो फ्रॉम मलेशिया 2010 में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2002 में, परफॉर्मेंस मेडल फॉर गवर्नर दी मैकुआ 1998 में, एंड 1999 में मैकुआ नेशनल मेडल फॉर मेरिट इन स्पोर्ट्स इनको दिया गया था। नाउ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर तो देखो लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद तैयब इकरम हो गए, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1924 में। ओके, नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर अ 5-year टेन्योर। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, इनका नाम है अरविंदर सिंह शनाई। ठीक है, अरविंदर सिंह शहाने जो है इनका नाम है, और इन्होंने रिप्लेस किया है सतीश कुमार वदुगुरी को, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था आफ्टर दी श्रीकांत माधव वैद्या। इनका जब रिटायरमेंट हो गया था उसके बाद एडिशनल चार्ज दिया गया था सतीश कुमार जी को, जो करेंटली आपके आईओसी के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है। फाइन। अब एक और चीज, जो अरविंदर सिंह शहाने हैं, इन्हें ये जो है इन्होंने इस पोजीशन पे आने से पहले सर्व किया हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इन दी पेट्रोकेमिकल डिवीजन ऑफ योर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, नाउ आईओसी की बात करें तो हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका न्यू दिल्ली में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। ओके, now next is name the newly discovered Saturn-sized exoplanet by the international team of scientists from the Physical Research Laboratory। तो इसमें से कौन सा आपका एक्सोप्लैनेट है जिसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इट इज TOI 6651b। क्या नाम है इसका, TOI 6651b। ओके, नाउ जो ये आपका एक्सोप्लैनेट है इसका साइज की अगर बात करें तो ये जो है अर्थ के साइज से 5 टाइम बड़ा है, और इसका जो वेट है वो 60 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बात की गई है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसे डिस्कवर किया है बाय यूजिंग दी एडवांस पारस 2 PRL, दैट इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च 2 स्पेक्ट्रोग्राफ के मदद से इसको ढूंढा गया है, इसको फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। फाइन। और इसी के साथ ये भी नोट करना है कि ये 4th एक्सपो प्लैनेट है जो PRL साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इससे पहले 2018 में इन्होंने K2 236b डिस्कवर किया था, 2021 में TOI 1789b, और 2023 में TOI 640b और HD 245134b इन्होंने डिस्कवर किया था, जो आपका जुपिटर साइज एक्सपो प्लैनेट है। ओके, नाउ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रोफेसर अनिल भारद्वाज, एंड ये रिसर्च लेबोरेटरी आपकी लोकेटेड है गुजरात के अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो रिसेंटली जो वृद्धिमान शाह है इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनके पास जो है ये बेसिकली इन्होंने एक रिकॉर्ड ये बनाया है, कौन सा, सेकेंड मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज अमंग द इंडियन कीपर्स। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने 170 IPL मैचेस खेले हैं। ठीक है,
इसके अलावा 5 इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज के अंडर इन्होंने जो है आईपीएल खेला है, जैसे केकेआर हो गया आपका, चेन्नई सुपर किंग, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस। ओके, एंड इन्हें वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, विच इज बांगा भूषण 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस ओकेजन पे यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, रिवॉर्ड सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज इन अ साइंटिफिक, आर्ट, कल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ओके, इन सब में आपका बेसिकली जो है नॉन वायलेंस को प्रमोट करना ये मेन एम होता है। ऐसा जो करता है उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये अवार्ड्स 2 साल में एक बार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी और इसका प्राइज मनी कितना होता है आपका? $1 लाख होता है। क्लियर है? नाउ 1998 में एम नारायण देसाई जो है इंडियन एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और अभी जो प्रीवियस अवार्ड दिया गया था आपका 2022 में, ये दिया गया था फ्रैंका माही सुलेम योंग फ्रॉम कैमरून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे विच इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम था चेंजिंग नेचर ऑफ अ प्रेस। वहीं पे क्वेश्चन अगर बने वर्ल्ड प्रेस डे का, तो वर्ल्ड प्रेस डे हम 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम था आपका 2024 का अ प्रेस फॉर प्लैनेट, जर्नलिज्म इन अ फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ओके, नाउ 16 नवंबर को जो है बेसिकली जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको एज अ बेसिकली इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ था एज अ मॉरल वॉचडॉग, इंश्योर करने के लिए कि जो प्रेस है बेसिकली वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं, हाई स्टैंडर्ड्स। ओके, नाउ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसके करंट चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1966। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज रैंक डैश ग्लोबली विद अ 64,480 पेटेंट्स एप्लीकेशन, जिसमें से आधा से ज्यादा आपके डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स हैं। तो एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया की जो रैंक है वो है 6th रैंक। ठीक है, फर्स्ट 5 कंट्रीज कौन सी हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे आपकी आती है चाइना, इनके सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं, फॉलोड बाय यूएसए, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी और 6th नंबर पे आता है आपका इंडिया। ठीक है, ये क्लियर है। इंडिया के कितने हैं? 64,480 पेटेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है डेरेन ट्रियांग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर स्टेट्स हैं 193 एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1967। नाउ इस रिपोर्ट में पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल बताई गई थी। तो पेटेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इंडिया की रैंक जो है ग्लोबली 6 नंबर पे है, और अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें या यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना % ग्रोथ हमें देखने को मिली है 2023 में, इट इज 15.7% इन द पेटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में इंडिया की ग्रोथ देखने को मिली है हमें 36.4% की। एंड इसमें भी टेक्सटाइल एंड एसेसरीज, टूल्स एंड मशीन और हेल्थ एंड कॉस्मेटिक आपके जो है लीडिंग सेक्टर्स थे, जहां से हमें ग्रोथ देखने को मिली है इंडस्ट्रियल डिजाइन में। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करें तो इंडिया ग्लोबली 4th नंबर पर जो है लाई करता है। एंड इस बार इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 6.1% की थी, जिसमें से 90% जो आपके ट्रेडमार्क फाइलिंग्स हुई हैं ये आपके डोमेस्टिक बिजनेसेस की थी। तो ये काफी अच्छी बात है कि हमारा डोमेस्टिक बिजनेस और ग्रो कर रहा है ना, तभी तो ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क्स फाइलिंग देखी गई हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी आई हैं हेल्थ सेक्टर से, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर एंड क्लोथिंग। फाइन, नाउ एक और चीज जो नोट करने वाली है कि इंडिया का जो ट्रेडमार्क ऑफिस है, इट हैज द 2nd लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस इन द वर्ल्ड एंड विद ओवर 3.2 बिलियन ट्रेडमार्क्स इन अ फोर्स। और यहाँ पे 2018 से 2023 के बीच में अगर बात की जाए तो जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है इंडिया की, ये लगभग 60% आपकी बढ़ी है। वहीं पे कंट्रीज
पेटेंट टू जीडीपी रेशियो ऑल्सो रोज शार्पली फ्रॉम 144 जो 2013 में थी टू द 381 जो 2023 में नोट की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन नवंबर साइंड एन एग्रीमेंट विद कजाकिस्तान बेस्ड यूएसटी Kamenogorsk titanium and magnesium plant, that is plant JSC UK TMP for the production of titanium slag in Odisha। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने कजाकिस्तान की कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? तो इट इज योर IREL इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IREL लिमिटेड ने यह अग्रीमेंट साइन किया है कजाकिस्तान बेस्ड कंपनी के साथ ताकि प्रोडक्शन कर सके टाइटेनियम स्लैग का। कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके इंडिया की तरफ से दीपेंद्र सिंह जो CMD है आपके IREL लिमिटेड के, ये सिग्नेटरी थे, और आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से असम मामूतोवा जो प्रेसिडेंट है आपके UK TMP JSC के, इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। नाउ IREL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन नवंबर ऑर्गेनाइज्ड अ सिम्पोसियम ऑन द ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ फाउंडेशन, दैट इज ISEG फाउंडेशन, जो एज अ नॉलेज पार्टनर यहाँ पे कोलैबोरेट किया था इन न्यू दिल्ली। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को ऑन द ग्रीन ट्रांजिशन इन द स्टेट्स। ओके, अब इसका मेन एम क्या था? इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि ये सपोर्ट करे इंडिया का जो गोल है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2070, एंड जो इंडिया का विजन है विकसित भारत बाय 2047, इसको ये सपोर्ट करे। क्लियर है? अब इस इवेंट में नीति आयोग ने लॉन्च किया था एक प्लेटफॉर्म विच इज ASSET, इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, और ये इन्होंने लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ इस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। ASSET प्लेटफॉर्म जो है ये डिजाइन किया गया है ताकि असिस्ट कर सकें स्टेट्स को इन एडवांसिंग देयर ग्रीन ट्रांजिशन। कैसे वो एडवांस कर सकते हैं ग्रीन ट्रांजिशन को, जिसके लिए 3 की स्टेप्स हैं कि पहला है प्रिपेयर करना कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट्स, दूसरा है डेवलप करना इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स को और इंश्योर करना इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, तीसरा आपका है फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करें। एडवांस टेक्नोलॉजीज में आपका BESS आ जाता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, ऑफशोर विंड एनर्जी, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ करें हम। ठीक है, नाउ इस इवेंट में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था विच इज FETS, फैसिलिटेटिंग एनर्जी ट्रांजिशन अक्रॉस स्टेट्स, और इसको लॉन्च किया गया था बाय द CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम अलॉन्ग विद द पैनल डिस्कशन ऑन द इनेबलिंग ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सिम्पोसियम है जहाँ पे जो इवेंट हुआ था, इसमें इंक्लूड किए गए थे 2 बेस्ट प्रैक्टिस सेशन वेयर वेरियस स्टेट्स हाईलाइटेड देयर एडवांसमेंट इन ई मोबिलिटी, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नीति आयोग की। देखो CEO तो पता चल गई, BVR सुब्रमण्यम है, चेयरपर्सन है PM नरेंद्र मोदी जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर साइन एन MOU विद इंडिया टू बूस्ट अ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इन इंडिया। तो इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एडवांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कंट्री के साथ हमने जो है अग्रीमेंट साइन किया है? इट इज योर रशिया। ठीक है, रशिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड यहाँ पे इंडिया की जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है एंड रशिया की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट जो है, रशिया की मेन वेपन एक्सपोर्ट एजेंसी जो है, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड इंडिया की तरफ से जो CMD है आपके BDL के, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के A माधव राव, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, एंड दूसरी तरफ से कोवालेंको जर्मन जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है आपके नेवल डिपार्टमेंट के, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था 5th इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप मीटिंग जो आपकी गोवा में हुई थी। ओके, नाउ यहाँ पे बात हो रही है
एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की। तो अग्रीमेंट जो है बेसिकली किसके ऊपर साइन हुआ है, पेंसर के ऊपर, ठीक है, जो एक रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल सिस्टम है SPAAGM, जिसे डिजाइन किया गया है फॉर अ पॉइंट डिफेंस। अगर इसकी बात करें, इसका जो S1 वर्जन आपका है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो रेंज है, अगर मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1200 से लेके 20,000 मीटर्स तक की, ठीक है, 1200 से 20,000 मीटर की इसकी मिसाइल की रेंज है। वेरएस अगर गन की बात करें हम, गन सिस्टम की रेंज है 200 से 4,000 मीटर की इसकी रेंज है। वेरएस एल्टीट्यूड रेंज की बात करें मिसाइल की तो ये 15 से 15,000 मीटर्स तक की है। वेरएस गन वाली रेंज आपकी है 0 से 3,000 मीटर की। वेरएस ये एक साथ 4 टारगेट्स को जो है हैंडल कर सकती है। एंड इसकी स्पीड की अगर बात करें हम, एंगेज ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अप टू 1000 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो है मेंशन की गई थी। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।